ये कहानी है भाग्यश्री की, जिसकी उम्र मात्र 10 साल है। उसको पढ़ना, लिखना और खेलना काफी पसंद है। आज भाग्यश्री के स्कूल में छुट्टी थी, इसलिए वो अपनी चचेरी बहन प्रिया, अपनी बचपन की दोस्त किशोरी, रवि और कुछ गांव के दोस्तों के साथ अपने घर के बड़े से आंगन में खो खो खेल रही थी। प्रिया की टीम एक तरफ थी और भाग्यश्री की टीम एक तरफ थी। आखिर में जीत भाग्यश्री की टीम की ही होती है। क्या भाग्यश्री, हमेशा तुम ही जीत जाती हो, लेकिन खेलने में बड़ा मजा आया है ना भाग्यश्री? कल फिर से खेलेंगे। अरे क्या बताऊं दीदी, मैं हूँ ही इतनी बुद्धिमान। खुद की तारीफ भी करनी चाहिए ना। हाँ प्रिया दीदी, आपकी बहन वैसे है बड़ी बुद्धिमान, तभी तो सारे खेल जानती है, सबको हरा देती है। चलो अब खेल तो खत्म हो गया है, बहुत भूख लग रही है। सभी लोग अब अपने अपने घर जाकर कुछ खाते हैं, ठीक है? इसके बाद सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। भाग्यश्री को तो पहले से ही खेलना बहुत पसंद था और वो हमेशा खो खो खेल को जीत जाती थी। उसकी बुद्धिमानी और उसकी अच्छाई गांव के हर लोगों को पता थी। गांव के सभी लोग भाग्यश्री को बहुत प्यार करते थे। भाग्यश्री के पिता एक व्यवसायी थे। भाग्यश्री के पिताजी की खुद की एक बड़ी सी राशन की दुकान थी। भगवान की दुआ से भाग्यश्री के पिता का व्यवसाय बहुत ही अच्छा चल रहा था। दूसरी ओर उसकी माँ एक गृहिणी थी और घर का सारा काम संभालती थी। तो जब भाग्यश्री घर पहुँचती है, वो देखती है कि उसकी माँ ने घर में बहुत सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना रखी हैं। वाह माँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बात है, आज बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना रही हो माँ। वाह, मोतीचूर के लड्डू, मुझे भी दो ना माँ। हाँ बेटा, खाओ। एक बहुत ही खुशी की बात है, तुम्हें पता है, तभी तो इतनी चीजें बना रही हूँ। नहीं माँ, मुझे तो नहीं पता। क्या बात है माँ? अरे प्रिया का रिश्ता पक्का हुआ है और पता है तुम्हें, जिनसे रिश्ता होने वाला है वो बहुत ही अमीर है। लड़के के पिताजी की 4 सोने की दुकान है। वो लोग कल प्रिया को उसके घर में देखने आने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हारी चाची की मदद कर रही हूँ। ये सारी मिठाइयाँ बनाकर मैं अभी शाम को उनके घर भी दे आऊंगी। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ सब कुछ अच्छे से हो जाए। बस बेटा, उसी खुशी में बहुत सारी मिठाइयाँ बना रही हूँ। भाग्यश्री बड़ी ही मासूमियत से अपनी माँ से पूछती है, लेकिन माँ, रिश्ता होने के बाद क्या होता है? रिश्ता कैसे होता है और उसमें मिठाइयाँ क्यों बनाते हैं? बेटा, पिछले महीने तुम कमला दीदी की शादी में गई थी ना, तो देखा था ना क्या क्या हुआ था। तुमने तो बहुत मस्ती भी की थी उनकी शादी में, याद है? नाच भी रही थी। रिश्ता होने के बाद शादी होती है। लेकिन माँ, दीदी तो उस दिन सुबह सुबह बहुत रो रही थी, वो बिल्कुल खुश नहीं थी। वो क्यों? बेटा, उसे विदाई कहते हैं। सभी को एक दिन ब्याह करके अपने पति के घर जाना होता है, तो कमला को भी जाना पड़ा, बस और कुछ नहीं बेटा। एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन मम्मी, सिर्फ लड़कियों को ही घर छोड़कर क्यों जाना पड़ता है? लड़के क्यों नहीं जाते? मैं भी तो लड़की हूँ, मुझे भी जाना पड़ेगा माँ। हाँ बेटा, ये तो प्रकृति का नियम है। अगर शादी ब्याह नहीं होगा तो ये दुनिया भी नहीं चल पाएगी, समझी? अच्छा चलो, तुम थक गई हो ना, ये लो, मैंने कुछ मिठाई तुम्हारे लिए प्लेट में रख दी है, खा लो, ठीक है? ठीक है माँ। उस दिन भाग्यश्री ये सोच रही थी कि हर एक लड़की जिनका ब्याह होता है वो रोती क्यों है। बेचारी को तो कुछ भी नहीं पता था कि शादी क्या होती है और शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियाँ एक लड़की के ऊपर आ जाती हैं। खाते खाते भाग्यश्री बस उसी बात को सोचे जा रही थी। और अब तो प्रिया का भी विवाह होने वाला था। प्रिया राजन और माया की इकलौती बेटी थी। प्रिया के पिता की भी एक बड़ी सी राशन की दुकान थी। प्रिया के पिता और भाग्यश्री के पिता के बीच बहुत ही अच्छा संबंध था। प्रिया का घर भाग्यश्री के घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जब शाम को भाग्यश्री की माँ अपना सारा काम खत्म करके और खाना खाकर सोफे पर बैठती है, तो वहाँ पर भाग्यश्री आ जाती है और वो अपनी मम्मी से विवाह से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने लग जाती है। उसकी माँ भी बड़े ही प्रेम से अपनी बेटी के सभी प्रश्नों का जवाब दिए जा रही थी। तो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद दोनों माँ बेटी आराम करने के लिए कमरे में चले जाते हैं। तो अगला दिन आता है और प्रिया को देखने के लिए उसके घर में लड़के वाले आते हैं। उस वक्त वहाँ पर भाग्यश्री और उसका परिवार भी था। लड़के वालों की तरफ से लड़का, जिसका नाम अमर है, और उसके माता और पिता विजय ठाकुर और शीला ठाकुर आते हैं। प्रिया के परिवार वालों ने भी उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी थी। वो लोग भी बड़े खुश थे कि उनकी बेटी का ब्याह किसी बड़े और अच्छे घर में होने वाला है। तो वो लोग अंदर आते हैं
और राजन उन सभी को सोफे पर बिठाता है। आइए आइए, स्वागत है आप सबका, आराम से बैठिए। अरे समधी जी, आप इतना परेशान क्यों होते हैं? बैठ जाइए। भाई हम तो बस लड़की देखने आए हैं। जी समथिन जी, जरूर जरूर। हमने आपके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ और पकवान बनाए हैं। पहले आप इनको चखिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। सभी लोग पकवान और मिठाइयाँ खाते हैं तो उन्हें सारे पकवान और मिठाइयाँ काफी अच्छे लगते हैं और वे माया की बहुत तारीफ करते हैं। हालांकि कुछ मिठाइयाँ भाग्यश्री की माँ ने भी बनाई थी, लेकिन माया उनको ये नहीं बताती है। तो सभी में थोड़ी देर बातचीत और हंसी मजाक होता है। तभी अमर की माँ शीला ठाकुर बोलती है, अरे बहुत हो गई बातें शाते, चलो अब लड़की को भी तो बाहर बुलाओ आप लोग। अरे जरा हम भी तो देखें, बहुत तारीफ सुनी है हमने आपकी बेटी की। वैसे जी जी जरूर जरूर, हम सभी लेकर आते हैं अपनी बिटिया रानी को। उस समय प्रिया अपने कमरे के अंदर तैयार बैठी हुई थी। तभी राजन और माया उसके कमरे के अंदर आते हैं और उसको लेकर सोफे वाले कमरे में जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। प्रिया देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे तो एक झटके में ही अमर के माँ बाप ने पसंद कर लिया। अमर तो बेचारा बच्चा था, वो क्या बोलता, वो तो बस चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। वाह भाई माया जी, आपकी बेटी तो बेहद खूबसूरत है। मैं आशा करती हूँ प्रिया जितनी खूबसूरत है उतनी मेहनती भी होगी। अरे शीला जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मेरी बेटी आपको बिल्कुल भी परेशान करने वाली नहीं है। मेरी बेटी को सब कुछ आता है, मैंने उसे सब कुछ सिखा रखा है। बस अब ये थोड़ी छोटी है, इसलिए छोटी मोटी गलतियाँ कर देती है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो सब समझ जाएगी। अरे समधन जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हमें तो आपकी बिटिया बहुत पसंद आई। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे बेटे की शादी सिर्फ आपकी बेटी से ही होगी, वरना नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय ठाकुर जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके घर में मेरी बेटी जा रही है। वहाँ पर भाग्यश्री का परिवार भी बैठा हुआ था। वे लोग भी प्रिया के लिए काफी खुश होते हैं। आखिर इतने बड़े घर में प्रिया का रिश्ता जो तय हो गया था। अमर सिर्फ 13 साल का था और उसके परिवार वाले उसकी शादी करवा रहे थे। उसको तो बस इतना बताया है कि उसे शादी करनी है, लेकिन वो इतना छोटा था कि घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने की समझ नहीं थी। उस समय भाग्यश्री के गांव प्रतापपुर में बाल विवाह जैसी कुप्रथा प्रचलित थी और लोग अपने बच्चों का विवाह बचपन में ही कर देना बड़ा सौभाग्य की बात समझा करते थे। और जब रिश्ता विजय ठाकुर जैसे अमीर और बलवान व्यक्ति के घर से आता था तो किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपनी बच्ची की शादी के लिए उन्हें इनकार कर दे। प्रिया के माता पिता मन ही मन ईश्वर से मना रहे थे कि विजय ठाकुर का परिवार उनकी बेटी को पसंद कर ले, और ऐसा हो भी जाता है। भगवान ने उनकी सुन ली थी, तो अब रिश्ता पक्का हो जाता है। और थोड़ी बातचीत करने के बाद ठाकुर परिवार वहाँ से निकल जाता है। अमर का परिवार अपने घर वापस जा चुका है। देखा माया, तुम तो कितना चिंता कर रही थी कि न जाने क्या होगा, वो लोग खुश होंगे भी या नहीं। कल मैंने कहा था ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग प्रिया को पसंद ना करें। भाई हमारी बेटियां हैं ही इतनी अच्छी कि हर कोई उन्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता है। हाँ भानुमति, तुम सही कहती हो। जहाँ सभी लोग खुश हैं, वहीं प्रिया काफी उदास थी क्योंकि अब उसे अपना घर छोड़कर पराये घर जाना था। माया ने अपनी बेटी को विवाह के बारे में बहुत कुछ समझाया था और वो ससुराल में जाकर कैसा व्यवहार करे ये सब भी सिखाया था। लेकिन माया खुद ये समझना भूल गई थी कि वो अपनी बेटी को कितना भी सिखाए, वो अभी इन सब बातों को सही से नहीं समझ पाएगी, क्योंकि वो तो केवल अभी 13 साल की बच्ची ही है। उस बच्ची को क्या पता था कि विवाह के बंधन में बंधना क्या होता है। भाग्यश्री देखती है कि प्रिया काफी दुखी है, तो वो उसके पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। प्रिया, तुम रो मत, मैंने सुना है विवाह के बाद तुम्हारा नया घर होगा। मेरी माँ कहती है कि विवाह के बाद बहुत खुशी मिलती है, बहुत सारे नए कपड़े भी मिलते हैं। वो सब तो ठीक है भाग्यश्री, लेकिन तुमने उस दिन देखा था ना, कमला दीदी अपनी विदाई के वक्त कितना रो रही थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने माँ बापू के बिना कैसे रहूंगी। वहाँ मैं किसके साथ खेलूंगी, मेरा दिल नहीं लगेगा तेरे बिना। जब तुम चली जाओगी तो मेरे साथ छुपन छुपाई कौन खेलेगा, मेरा तो दिल ही नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हारे वहाँ आसपास में बच्चे भी होंगे, उनको अपना दोस्त बनाकर खेल लेना, तुम्हें तो नए दोस्त मिलेंगे।
बस भाग्यश्री ऐसे ही प्रिया का दिल बहलाने की कोशिश करती है ताकि वो सारी बातों को भूल जाए और सिर्फ अच्छी बातों पर ही ध्यान दे। लेकिन कहीं ना कहीं भाग्यश्री को भी ये लग रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है गांव में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन बेचारी वो तो 10 साल की बच्ची थी, वो कर भी क्या सकती थी। वो तो उस दिन प्रिया को खुश करने में लगी हुई थी। भाग्यश्री वहाँ पर रखी हुई मिठाई की प्लेट को उठाती है और प्रिया से कहती है, ये लो मिठाई खाओ, बस बहुत ही टेस्टी है। मेरी माँ ने बनाए हैं मोतीचूर के लड्डू, खाओ खाओ। हाँ दो ना। अरे क्या बातें हो रही हैं दोनों बहनों में, और सारे लड्डू मत खा जाना तुम दोनों। कुछ नहीं चाची जी, प्रिया रो रही थी, पता नहीं क्यों। अरे प्रिया बेटा, इतना परेशान नहीं होते हैं, ये सब तो एक अच्छी चीज है। अच्छा चलो, वैसे मैं तुम लोगों को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आई थी और यहाँ बातें करने लग गई। मुझे पता था कि मेरी बेटी दुखी है, इसीलिए आज मैंने उसके पसंद की दाल की कचौरियाँ बनाई हैं। चलो अब दोनों। कचौरियों का नाम सुनते ही प्रिया एकदम खुश हो जाती है। आखिर उसे भी विवाह का मतलब कहाँ पता था। उसे तो बस इतना पता था कि विवाह के बाद लड़कियाँ घर छोड़कर दूसरे घर में जाती हैं। सच्ची माँ, आप बहुत अच्छी हैं माँ। दोनों बहनें खुशी खुशी खाना खाने के लिए माया के साथ चली जाती हैं। इसके बाद सभी परिवार साथ में बैठकर भोजन करते हैं और प्रिया की शादी के बारे में ही चर्चा कर रहे होते हैं, जिससे प्रिया और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। उस बेचारी ने तो अपनी माँ से कई बार कहा था कि उसे ये शादी वादी नहीं करनी है, लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी थी। प्रिया की ये हालत देखकर भाग्यश्री भी डर जाती है और उसे भी लगता है कि जल्द ही उसकी शादी भी करवा दी जाएगी और उसकी भी हालत बिल्कुल प्रिया की तरह ही होने वाली है। वो उस दिन प्रिया को ऐसे ही देखे जा रही थी और मन ही मन कुछ सोचे जा रही थी। अरे भाग्यश्री बेटा, क्या हुआ? तुम क्या सोचे जा रही हो? बेटा खाना खाओ, तुम्हारी चाची जी ने बहुत अच्छा खाना पकाया है आज। अरे नहीं चाचा जी, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। वैसे आप सभी को उनका परिवार कैसा लगा? अरे भाई, हमें तो उनके परिवार के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं है। काफी अच्छे खानदान के हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि अमर इकलौता लड़का है उनका। कौन भला बेवकूफ होगा जो ठाकुर परिवार के रिश्ते को ठुकराएगा। भाई हम तो बड़े खुश हैं कि हमारी बेटी का रिश्ता उस घर में हो गया है। अब मैं कल से तैयारी करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि ठाकुर साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द शादी करवानी है अमर और प्रिया की। सोचिए जेठ जी, जब हमारे खानदान को पता चलेगा कि हमारी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में हुआ है तो सब लोग जलन के मारे कोयले की तरह भुन जाएंगे। भाई मुझे तो कोई भी परेशानी नहीं है इस रिश्ते से, और जहाँ तक मेरे पति का सवाल है, मुझे लगता है उन्हें भी कोई शिकायत नहीं है इस रिश्ते से। क्यों राजन जी, सही कह रही हूँ ना? हाँ, मुझे तो सब बढ़िया लगा। शक करने जैसी कोई चीज ही नहीं है। हाँ, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें भी अमर और उनका परिवार काफी पसंद आया। देखा नहीं, अमर कैसे चुपचाप बैठा हुआ था। उसे देखने से तो लग रहा है कि लड़का काफी सीधा है और समझदार है। और हमने तो एक दो लोगों के मुंह से सुना भी था कि अमर पढ़ने में भी काफी होनहार है। वैसे मुझे तो सब कुछ बढ़िया ही लग रहा है। चलो अच्छी बात है, आप सबको लड़का अच्छा लगा और उनका परिवार भी अच्छा लगा, तो बस मुझे भी सब अच्छा लगा। बस और क्या चाहिए। अब हम लोग कल से तैयारी शुरू कर देते हैं, ठीक है ना माया? ताकि शादी की तारीख आने तक हम लोगों का आधा काम हो जाए। ठीक है भानुमति। माया तो बहुत ज्यादा खुश थी। उसने अमर और प्रिया की शादी की बात सभी रिश्तेदारों और अपने पड़ोसियों को बता दिया। माया पहले से ही थोड़ी ज्यादा बोलने वाली थी और हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला करती थी। उसके घर में तो सिर्फ उसी की ही चला करती थी। यहाँ तक कि विजय ठाकुर के बेटे अमर से प्रिया का विवाह करवाने का फैसला भी उसी का ही था। और अब आगे ये देखना था कि उसका ये लिया गया फैसला कितना सही होने वाला है उसके और उसकी बेटी के लिए। तो रिश्ता पक्का हो जाने की खुशी में माया बहुत सारी मिठाइयाँ फिर से बनाती है और पूरे मोहल्ले वालों को और रिश्तेदारों को बंटवा देती है। उसके हर काम में भाग्यश्री की माँ भानुमति सहायता कर रही थी। एक ओर जहाँ माया काफी चालाक और बड़बोली थी, वहीं दूसरी ओर भानुमति बेहद साधारण और कम बोलने वाली स्त्री थी। तो दोनों देवरानी जेठानी अगले दिन शादी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और बाजार से बहुत सारा सामान खरीद कर लाते हैं। जब वे दोनों घर आई तो उस वक्त प्रिया और भाग्यश्री लुका छुपी खेल रहे थे। दोनों देवरानी जेठानी बेहद थक चुकी थी, इसीलिए वे दोनों घर आकर सबसे पहले पानी पीती हैं और आराम से बैठकर प्रिया की शादी के बारे में ही बात करने लग जाती हैं। तभी अचानक से माया भानुमति से बोलती है, चलो अब मेरी बेटी का तो रिश्ता बहुत अच्छे घर में हो ही गया है। बस मैं चाहती हूँ कि जैसा रिश्ता मेरी बेटी को मिला है वैसा ही रिश्ता तुम्हारी बेटी को भी जल्द से जल्द मिल जाए भानुमति।
अरे माया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी देख रही हूँ यहाँ वहाँ। क्या पता, अब अच्छे घर में शादी ब्याह करना तो भाग्य की बात होती है ना। मैं तो बस भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी बेटी को भी बिल्कुल अमर जैसा लड़का मिल जाए। देखा नहीं, वो कितना चुपचाप बैठा हुआ था और अपने माँ बाप की कितनी बातें मान रहा था। लेकिन तुम्हें पता है, आजकल विवाह से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मेरी बेटी मुझसे करती है। बहुत भोली है भाग्यश्री। भाई मैं तो उसे जवाब देते देते परेशान हो गई हूँ। पता नहीं क्यों भाग्यश्री जब भी विवाह का नाम सुनती है वो थोड़ा घबरा जाती है। मैंने तो उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, बस मुझे तो इस बात का डर लगता है कि हमारी दोनों बेटियां अच्छे से संभाल तो लेंगी ना माया। अरे आप चिंता मत करो, इस पूरे गांव भर में हम दोनों की बेटियां सबसे अच्छी और समझदार है। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती कि वो दोनों संभाल नहीं पाएंगे। अरे आप चिंता क्यों करती हैं? इतना ज्यादा नहीं सोचा जाता जेठानी जी। देखना सब कुछ बढ़िया होगा। मुझे तो प्रिया और भाग्यश्री दोनों पर पूरा पूरा विश्वास है। बस आप भी वैसा ही विश्वास रखिए। तुम सही कहती हो माया। गांव की बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने विवाह किया है और वो काफी खुश हैं। अगर वे सभी लड़कियां खुश हैं तो हमारी बेटियां भी तो खुश रह सकती हैं। अरे वही तो मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ जेठानी जी। तभी अचानक से वहाँ पर राजन दौड़ते हुए घर आता है और उन दोनों को एक बुरी खबर सुनाता है। राजन काफी परेशान लग रहा था और उसके माथे पे पसीना साफ दिख रहा था। अरे क्या हुआ, जल्दी बताइए, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पसीना क्यों बह रहा है? अरे माया, पूरे गांव मोहल्ले में हल्ला मच गया। सच में बहुत बुरा हुआ। अरे लेकिन किस बात से हल्ला मच गया है? क्या हुआ? अरे वो जो रानी थी ना, राजू की बेटी, उसकी मौत हो गई है। गांव के सभी लोग बता रहे हैं कि उसका बच्चा होने वाला था। उसकी उम्र छोटी होने के कारण वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। हे भगवान! और मैंने तो ये भी सुना है कि उसकी सासू माँ उस पर बहुत जुल्म करती थी जब वो पेट से थी। हाँ, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई औरत इतनी बेरहम पत्थर दिल कैसे हो सकती है भला। बेचारी रानी, वो तो अभी सिर्फ 15 साल की ही थी। अरे मैंने तो रानी के ससुराल वालों के बारे में बहुत पहले से ही सुन रखा है। मैंने सुना है उसकी सास काफी तेज तड़ाक है, यहाँ तक कि वो रानी को अपने मायके में भी जल्दी नहीं जाने देती थी। हाँ, सब पता है। बेचारी कुछ महीने पहले अपने मायके आई हुई थी। उसको 2-3 दिन क्या देरी हुई कि उसकी सास अपने पति को लेकर रानी के मायके आ गई उसे लेने के लिए। हे भगवान, बेचारी की आत्मा को शांति देना। लेकिन बेचारी करती भी क्या। उसके पिताजी एक मामूली किसान थे। बड़ी मुश्किल से अपने घर वालों का तो वो पेट भर पाते थे। अब वो अपनी बेटी की शादी तोड़कर उसे अपने घर भी नहीं बिठा सकते थे ना। बेचारी रानी ने भी अपनी जिंदगी में क्या क्या झेला। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसकी माँ का क्या हाल हो रहा होगा। राजू ने अपनी बेटी की शादी में बहुत खर्चा किया था। अभी तो उसकी छोटी बेटी भी बची हुई है शादी करने के लिए। हम समझ सकते हैं कि रानी के माता पिता के दिल में अभी क्या गुजर रही होगी। तो वैसे देवर जी, रानी के माँ बाप पुलिस स्टेशन नहीं गए? आप तो जानती हैं कि पुलिस वाले इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। उन लोगों ने कंप्लेंट तो लिखवा दी है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि पुलिस इस मामले में कुछ कर पाएगी। वो तो बस ये कहेगी कि घरेलू मामला है। वही तो राजन, बहुत बुरा हुआ रानी और उसके परिवार वालों के साथ। अच्छा, जल्दी चलो मेरे साथ रानी के घर। रानी के माँ बाप अभी अपने घर पर ही हैं, नहीं तो दोनों अभी थोड़ी देर में रानी के ससुराल चले जाएंगे। अच्छा, बच्चों को भी ले चलिए, नहीं तो वे लोग अकेले रह जाएंगे। जी देवर जी, चलिए। भानुमति जल्दी से प्रिया और भाग्यश्री को आंगन से बुला कर लाती हैं और दोनों को भी साथ ले चलती हैं। दोनों को कुछ पता ही नहीं था कि उनके गांव में क्या हो चुका था। इसके बाद सभी लोग रानी के घर जाते हैं। सभी लोग ये दृश्य देखकर काफी भावुक होते हैं। बेचारी रानी के माँ बाप तो फूट फूट कर रो रहे थे। रानी के माँ बाप को देखकर पूरे गांव वालों की आंखों में आंसू छलक उठे थे, क्योंकि इन सभी गांव वालों के लिए एक सबक था कि किस तरीके से बाल विवाह का परिणाम वास्तव में इतना भयानक और नुकसानदायक होता है कि चाहकर भी इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। बाद में रोने और पछताने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। गांव में इतने सारे हादसे हो रहे थे, लेकिन गांव वालों को तब भी बाल विवाह जैसी कुप्रथा सही लगती थी और वो लगातार इस कुप्रथा को अपनाए जा रहे थे। प्रिया और भाग्यश्री तो बहुत छोटे थे। उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि रानी की मौत किस वजह से हुई थी। इसीलिए वे दोनों बड़ी मासूमियत से अपने माता पिता से प्रश्न पूछने लगती हैं। मम्मी, रानी दीदी के माता पिता रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ दीदी को? दीदी यहाँ उस तरह सो क्यों रही है? बेटा, दीदी बीमार थी, इसलिए उनकी मौत हो गई है। क्या दीदी मर गई? प्रिया भी बड़ी मासूमियत से कई प्रश्न अपने पिताजी से कर बैठती है। आखिर उसे भी उन सब बातों को जानने की जिज्ञासा जागृत हो रही थी और उसके पिता बहुत ही आराम से उसके प्रश्नों का जवाब भी देते हैं। तो दूसरी ओर रानी की ये हालत देखकर वो भी अपनी बेटी के लिए चिंतित हो जाते हैं। आखिर कौन जानता है कि किसके भाग्य में क्या लिखा है। तो ये सब देखकर सभी लोग काफी डर गए थे।
कमलेश और राजन का परिवार भी औरों की तरह मजबूर था। उन दोनों का परिवार पूरे गांव वालों से तो नहीं लड़ सकता था, इसीलिए उन लोगों को भी बाल विवाह जैसी कुप्रथा को अपनाना पड़ रहा था। माया भी कहीं न कहीं ये जानती थी कि प्रिया की शादी करवाना अभी ठीक नहीं, लेकिन उसके गाँव में ऐसी प्रथा ही प्रचलित थी कि बच्चियों की शादी जल्दी करवा दी जाती थी, और ऊपर से उसे विजय ठाकुर जैसे अमीर घराने का रिश्ता भी आया था, तो वो कहाँ से मना कर पाती। माया, तुमने देखा उसके माँ बाप का कितना बुरा हाल है रो रो कर। अपने आप को भी दोनों कैसे संभालेंगे समझ में नहीं आ रहा। वो तो है जेठानी जी, क्या करे, जो नियति में लिखा होता है वही हर इंसान को मिलता है। अब इसमें तो इंसान भी कुछ नहीं कर सकता है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर कमलेश भी अपनी दुकान से वापस आ जाता है। उसे भी पहले से ही रानी की मौत की खबर मिल चुकी थी, लेकिन पूरी बात क्या है वो उसे वहाँ आकर पता चलती है। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके गाँव में ऐसी भयानक चीजें हो रही थी। वहाँ पर पुलिस भी आती है और थोड़ी बहुत छानबीन और पूछताछ करती है। पुलिस वालों को तो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग इस केस में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और थोड़ी नाम मात्र की पूछताछ करने के बाद वहाँ से सब चले जाते हैं। वहाँ पर कमला और कमला की सासू माँ भी थी। कमला की सासू माँ थोड़ी तेज तड़ाक थी। उन्हें कहाँ पर क्या बोलना है और कैसे बोलना है इस चीज की बिल्कुल भी तमीज नहीं थी। वो माया और भानुमति के पास आती हैं। अरे मुझे तो लगता है कि रानी पहले से ही कमजोर होगी। अरे हमें देखो, हमारे भी तो बच्चे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। ये बात सुनकर भानुमति और माया को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें तुरंत जवाब देती हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप एक औरत होकर किसी औरत के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं, और वो तो एक औरत भी नहीं बल्कि एक 15 साल की बच्ची थी। भानुमति के मुंह से ये बात सुनकर कमला की सास बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वहाँ से कहीं दूर खड़ी हो जाती हैं। सभी गांव वाले भी अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या हुआ? किस सोच में हो? देखो दूध भी गिर गया। कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि प्रिया की शादी करवानी चाहिए या नहीं। मतलब अब तो शादी के दिन नजदीक आ गए हैं। डरती हूँ कहीं मेरी बेटी का भी हाल रानी जैसा ना हो जाए। चिंता मत करिए, भगवान पर भरोसा रखिए। और इस समय शादी के लिए मना कर दिया तो गांव वाले जीने नहीं देंगे। और ना जाने मेरी बेटी का कहीं दोबारा रिश्ता भी होगा या नहीं, बदनामी ही हो जाएगी। तो खैर वे सभी लोग इन सभी बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं और प्रिया की शादी में ध्यान देते हैं। रानी का परिवार गरीब था, इसीलिए दोनों देवरानी जेठानी मिलकर उसके परिवार को पैसे से सहायता करने की सोचते हैं। दोनों देवरानी जेठानी दिल की काफी अच्छी थी और गांव में जब भी किसी को कुछ मदद की जरूरत होती थी तो वे दोनों मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटती थी। और उनके पति भी उनके जैसे ही थे, लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि उनकी जिंदगी और उनकी बेटियों की जिंदगी में अभी कितनी सारी परेशानियां होने वाली हैं। अब देखना ये था कि प्रिया और भाग्यश्री इन सभी परेशानियों का सामना कैसे करती हैं। तो 2 दिन बाद माया फिर से अपनी बेटी की शादी की तैयारी करना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, वो तो अपनी बेटी को सजना संवरना और किस तरीके से ससुराल वालों से बात करना है, उनके सामने कैसे रहना है, ये सारी बातें उसे सिखाने लगती है। वैसे प्रिया बचपन से ही थोड़ी समझदार थी, इसीलिए वो अपनी मम्मी की बात मानती जा रही थी, लेकिन अंदर से थी तो वो एक बच्ची ही ना, इसीलिए वो बड़ी मासूमियत से अपनी माँ से तरह तरह के प्रश्न भी पूछे जा रही थी। तो दोनों माँ बेटी बातें कर ही रहे थे कि अचानक से वहाँ पर उनके पिताजी आ जाते हैं और प्रिया की मम्मी को एक खबर देते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ बाल विवाह एपिसोड 4 के अंत तक। तो दोनों माँ बेटी राजन को ऐसे देखकर परेशान हो जाती हैं। अजी क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हैं आप? अरे मैं अभी प्रिया के ससुराल वालों के घर से होकर आ रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि अमर की दादी की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए वो शादी जल्दी करवाना चाहते हैं। इतनी जल्दी तैयारियां कैसे करेंगे? मैंने पंडित से शादी की तारीख भी निकलवा ली है। बस अब हमारी बेटी को जल्दी जल्दी सब सिखा दो, ठीक है? तो इसका मतलब ये था कि प्रिया की शादी अब जल्द ही होने वाली है। तो खैर इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ ही दिनों में प्रिया की शादी का दिन भी आ जाता है। लेकिन उसकी शादी के दिन एक घटना हो जाती है। घर के सभी बड़े लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं और माया भी अपनी बेटी को दूसरे कमरे में सजाने में व्यस्त है कि तभी शादी में मौजूद बच्चे बोर होने लगते हैं। अरे चलो ना, जब तक तैयारियां चल रही हैं तब तक हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। हाँ रवि, तुम बिल्कुल सही कहते हो, चलो। हाँ, लेकिन प्रिया खेलती तो और भी मजा आता, लेकिन कोई नहीं, वो तैयार हो रही है, तब तक हम लोग खेल लेते हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग भागो, मैं तुम लोगों को पकड़ता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, चलो चलें किशोरी। और इसके बाद किशोरी और भाग्यश्री
पूरी जगह भागने लगते हैं। वो तो बेचारे बच्चे थे, उन्हें क्या पता था कि वहाँ पर उन्हें खेल नहीं खेलना चाहिए। उस समय वहाँ पर शादी थी और शादी में माया और राजन ने खूब खर्चा किया था। पूरे घर को बहुत सारे रंग बिरंगी लाइटों और फूलों के द्वारा सजाया गया था। प्रिया और अमर की शादी का मंडप भी बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा था और सारे बच्चे उसी जगह तेज तेज दौड़कर पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तो जब वे सब पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे तो प्रिया भी खिड़की से उन्हें दौड़ते हुए देख लेती है और उसका भी खेलने का बहुत मन करता है। तो जैसे ही भाग्यश्री प्रिया को देखती है कि वो पूरी तैयार हो चुकी है तो वो उसके कमरे में चली जाती है। अरे प्रिया, तुम तो तैयार हो गई, आओ और हमारे साथ खेलो ना अब। अरे भाग्यश्री, लेकिन मम्मी ने कहा है कहीं मत जाना, अगर मम्मी को पता चलेगा तो डांट पड़ेगी। अरे चलो ना प्रिया, थोड़ी देर बाद तुम चुपके से आकर यहाँ बैठ जाना, हम यहीं पर ही खेल लेंगे और जैसे ही आंटी को देखेंगे हम जल्दी से तुम्हें बता देंगे, ठीक है? ठीक है किशोरी, चलो फिर हम सब छत पर जाकर खेलते हैं। सभी बच्चे छत पर चले जाते हैं। उस समय प्रिया को उसकी मम्मी ने बहुत अच्छे तरीके से सजा रखा था और उसने एक बहुत प्यारा सा लाल लहंगा चोली पहन रखा था। क्योंकि वो उस समय एकदम दुल्हन की तरह सजी हुई थी, इसीलिए उसे भागते वक्त थोड़ी परेशानी हो रही थी और पकड़म पकड़ाई में वो तुरंत पकड़ी जाती है। अरे प्रिया, तुम तो पकड़ी गई। तभी माया को उन बच्चों के हंसने की आवाज आती है। वो कमरे में देखती है प्रिया वहाँ नहीं होती। वो जल्दी से छत पर जाती है। प्रिया को ऐसे देखकर वो गुस्सा हो जाती है। प्रिया, मैंने कहा था ना तुम हमारे कमरे से बाहर मत निकलना, और देखो मैंने तुम्हें कितने अच्छे से तैयार किया था, सब बेकार हो गया, बेवकूफ लड़की। मम्मी, हम बस थोड़ी देर ही खेल रहे थे, हम कमरे में आने ही वाले थे। तभी माया अपनी बेटी को गले लगाती है। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम आज ससुराल जाने वाली हो, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। चलो मैं तुम्हें फिर से तैयार कर देती हूँ, ठीक है? तो इसके बाद माया अपनी बेटी को कमरे में ले जाती है और फिर से उसको तैयार करने लगती है, क्योंकि उसने खेलते वक्त अपना हुलिया थोड़ा बिगाड़ लिया था। उस समय सभी बच्चे प्रिया के कमरे में आ गए थे और वे लोग भी उसे तैयार होते हुए देख रहे थे। माया अपनी बेटी को पायल पहनाते हुए भाग्यश्री और किशोरी को देखकर मुस्कुराती है। तुम लोग भी देख लो कि किस तरीके से दुल्हन तैयार होती है बेटा, क्योंकि प्रिया के बाद अब तुम लोगों का ही नंबर है। अच्छा चाची, इसका मतलब ये है कि हम दोनों को भी अच्छे अच्छे पायल और जेवर मिलेंगे? हाँ बेटा, इससे भी अच्छे अच्छे जेवर मिलेंगे आप लोगों को और बहुत सारी मिठाइयाँ भी खाने को मिलेंगी। और चाची, रवि को क्या मिलेगा विवाह के दिन? वो भी पायल चूड़ी पहनेगा क्या? बेटा, उसको भी एक प्यारी सी गुड़िया जैसी दुल्हन मिलेगी। जैसे भाग्यश्री तुम गुड्डे गुड़ियों की शादी करवाती हो ना, बस वैसे ही इंसानों की भी शादी होती है, समझी ना? अच्छा अच्छा, समझ गई चाची जी। तभी माया की चचेरी बहन वहाँ पर आती है। अरे दीदी चलिए, आपको और प्रिया को बुला रहे हैं, पंडित जी कोई रस्म के लिए आप लोगों को बुला रहे हैं। हम भी चलें छोटी चाची जी? नहीं बच्चों, आप लोग यहीं रहिए, वहाँ पर बच्चों का कोई काम नहीं है, ठीक है? तो इतना कहकर वो दोनों माँ बेटी को वहाँ से ले जाती है। लेकिन उनकी ये बात सुनकर भाग्यश्री थोड़ा उदास हो जाती है और किशोरी उसे समझाती है। अरे तू उदास मत हो, आज तो तेरी बहन की शादी है, इसलिए उसे जाने दो, हम लोग यहीं पर रहते हैं। हाँ किशोरी, तुम बिल्कुल सही कहती हो। और इसके बाद तीनों बच्चे फिर से खेलने लगते हैं। तीनों दोस्त खेलने में काफी मशरूफ हो जाते हैं और खेलते खेलते वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर शादी का खाना बन रहा था। वो लोग खेलने में इतने बिजी हो गए थे कि उनको आसपास की फिक्र ही नहीं थी। वैसे भी वो तो आखिर बच्चे हैं ना, उन्हें क्या मालूम था कि उन्हें क्या करना है। तभी वहाँ पर एक हलवाई काम कर रहा होता है। अरे बच्चों, यहाँ से हट जाओ, चोट लग जाएगी, और कहीं कोई सामान मत गिरा देना आप लोग। अरे काका जी आप हट जाइए, नहीं तो भाग्यश्री मुझे पकड़ लेगी। अरे बेटा। लेकिन तभी अचानक रवि वहाँ पर रखी हुई कटी हुई गोभी को गलती से गिरा देता है। अरे रवि, तुमने तो सारी सब्जी गिरा दी, अब क्या होगा? और तभी वहाँ पर भानुमति आ जाती है और वो ये सब बर्बादी देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि थोड़ी ही देर में बारात आने का समय हो गया था। बच्चों, आप लोगों से कहा गया था ना कि यहाँ पर नहीं खेलना है। हमें माफ कर दीजिए माँ। और तभी वहाँ पर कमलेश आ जाता है और सारा मामला
संभाल लेता है। भैया ये पैसे लो और जितनी जल्दी हो सके गोभी खरीद कर ले आओ, लेकिन हाँ थोड़ा जल्दी करना क्योंकि थोड़ी देर में बारात आने वाली है। भाग्यश्री के माता पिता को तो लग रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए, लेकिन सही समय पर वो हलवाई गोभी ले आता है और सारी तैयारियां शुरू होने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर सभी बच्चे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन भानुमति और उनके पति बच्चों को ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं। भाग्यश्री के माता पिता प्रिया के माता पिता को ये बात पता नहीं चलने देते हैं और सारा मामला जल्दी से खुद ही सुलझा लेते हैं। तो थोड़ी देर में बारात भी आ जाती है और प्रिया की शादी खूब धूमधाम से संपन्न हो जाती है। शादी में सभी लोग बहुत खुश हैं और सभी खुशी से नाच रहे थे, लेकिन अब देखना ये था कि क्या बाद में भी ये खुशी ऐसे ही कायम रहेगी या नहीं। प्रिया विदा होकर अपने ससुराल जा चुकी है। प्रिया की माँ अब तक रो रही थी और ये देखकर भाग्यश्री को अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ी देर बाद रस्म होने के बाद भाग्यश्री अपने माता पिता के साथ घर वापस आ जाती है। मम्मी, चाची और प्रिया कितना रो रही थी ना, क्या हुआ? उनको कहीं कोई दर्द हो रहा था क्या? अरे नहीं पगली, वो तो खुशी के आंसू हैं। उनकी बेटी इतने अच्छे घर में ब्याह कर गई है ना, इसलिए। अरे तू ये सब छोड़, चल खेल ले, ठीक है? अच्छा मम्मी, अकेली ही खेल लेती हूँ। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा, जो भी होगा सब अच्छा होगा। और वैसे भी कुछ दिन बाद प्रिया अपने घर फिर आएगी, तुम उसके साथ फिर खेल लेना, ठीक है? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी। तो इस बात को 2 दिन बीत जाते हैं। भाग्यश्री के स्कूल में आज छुट्टी है, इसीलिए वो अपने बचपन के दोस्त किशोरी और रवि के साथ अपने आंगन में खो खो खेल रही थी। भाग्यश्री तो खेलने में मशरूफ हो रखी थी, उसे खेल में काफी मजा आ रहा था। लेकिन उसी दौरान उसकी माँ उसे बुलाने लगी। बेटा भाग्यश्री, बेटा इधर आना तो, माँ की इधर मदद करना तो रसोई घर में। भाग्यश्री का खेलने का तो मन बहुत था, लेकिन वो अपनी माँ की बात को कभी भी अनसुना नहीं करती थी। इसीलिए वो किशोरी और सभी दोस्तों को अपने अपने घर जाने के लिए बोलती है। सभी दोस्त एक दूसरे को बाय करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। किशोरी भी अपने घर चली जाती है तो भाग्यश्री रसोई घर के अंदर आती है। हाँ माँ, क्या बात है बताइए। अरे बेटा, तुम इतनी देर से खेल रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझकर बुलाया है। अब तुम 10 साल की हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें अब खेल कूद के अलावा और भी चीजों को सीखना होगा, समझी बिटिया? मतलब मैं तो नहीं समझी। आज तुम्हारी छुट्टी है ना, इसलिए मैं तुम्हें आज कुछ खाना पकाना सिखाऊंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ भी बहुत मजा आने वाला है। अच्छा माँ, ठीक है। भाग्यश्री भी अब 10 साल की हो चुकी थी, इसीलिए उसके माता और पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन दोनों ने तो ये भी तय कर लिया था कि अगर उन्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाता है तो प्रिया की शादी के कुछ महीनों बाद ही वो भाग्यश्री की भी शादी करवा देंगे। यही बात थी कि भानुमति भाग्यश्री को घर के कुछ काम सिखाना शुरू कर देती है। तो उस दिन भानुमति अपनी बेटी को रोटी और चाय बनाना सिखाती है। बेचारी भाग्यश्री सब बातों से अनजान बड़ी मासूमियत से अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रही थी और रसोई का काम सीख रही थी। थोड़ी देर बाद भाग्यश्री के पिताजी घर आ जाते हैं और वो उस दिन बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने एक नया स्कूटर खरीदा था। तो जैसे ही वो घर के बाहर अपना कदम रखते हैं, वो खुशी खुशी अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को बुलाने लगते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो भाग्यश्री के पिताजी। हाँ, चलिए अच्छा हुआ, आखिर आपने एक स्कूटर ले ही लिया। हाँ भाग्यश्री की माँ, अपनी दुकान का काम करने के लिए मुझे कभी कभी दूर भी जाना पड़ता है, इसीलिए ये स्कूटर मेरे बहुत काम आएगा। हाँ पापा, मुझे भी दूर दूर घुमाना, इस पर बहुत मजा आएगा। भानुमति, जल्दी से खाना लगा दो क्योंकि मुझे भी नरसिंह देव साहब के यहाँ राशन लेकर जाना है। वो कल हमारी दुकान पर अनाज लेने के लिए आए थे, लेकिन अनाज थोड़ा कम पड़ गया था, इसीलिए मैं बचा हुआ अनाज उनके घर में देने जा रहा हूँ। तभी भाग्यश्री खुश होकर बोलती है, पिताजी, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना प्लीज। मुझे देखना है स्कूटर में बैठकर कैसा लगता है, प्लीज पिताजी प्लीज। कमलेश खाना खा रहा होता है, वो कुछ नहीं बोलता। कुछ देर में खाना खा के उठता है और बाहर चला जाता है। अच्छा ठीक है बेटा, आ जाओ, अब चलो पीछे बैठ जाओ। अपने पिताजी के मुंह से ये बात सुनकर भाग्यश्री बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से स्कूटर पर पीछे बैठ जाती है। कमलेश अपनी बेटी को लेकर सबसे पहले अपनी राशन की दुकान में जाता है और स्कूटर में कुछ राशन के सामान को बांधकर नरसिंह देव साहब के घर चला जाता है। कमलेश स्कूटर चला रहा होता है तो भाग्यश्री अपने पिता से बातें करती रहती है।
पिताजी कितना मजा आ रहा है ना। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस स्कूटर में इतना ज्यादा मजा आता है। हाँ बेटा, मजा तो बहुत आ रहा है। तुम खुश हो बेटा तो मैं भी खुश हूँ। पिता और बेटी में बेहद प्यार था, लेकिन जल्द ही भाग्यश्री के परिवार को किसी की नजर लगने वाली थी। तो ऐसे ही दोनों बातें करते करते स्कूटर से नरसिंह देव साहब की कोठी पर पहुंच जाते हैं। नरसिंह देव का घर काफी बड़ा और सुंदर था। वो कोठी लगभग 4 मंजिलों की बनी हुई थी। तो पहुंचने के बाद वो नरसिंह देव की कोठी के सामने अपना स्कूटर रोकता है। उन दोनों को वहां पर देखकर कोठी का सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आ जाता है। किससे मिलना है और आप लोग कौन हैं? जी, हमें इस कोठी के मालिक से मिलना है। उन्होंने हमारे राशन की दुकान से कुछ अनाज लिया था, वही देने आया हूँ। मेरा नाम कमलेश है और ये मेरी बेटी भाग्यश्री है। उस समय नरसिंह देव घर पर ही था और वो छत पर घूम रहा था। तभी उसकी नजर कमलेश पर पड़ जाती है। वो जोर से सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देता है, अरे आने दो उन्हें, वो मेरा खास आदमी है। अपने मालिक की आवाज सुनकर तुरंत वो सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को कोठी के अंदर जाने देता है। नरसिंह देव की नरम दिली को देखकर कमलेश काफी खुश हो जाता है। वो अंदर जाकर जल्दी से सारा राशन उनके नौकर को दे देता है। कमलेश को वहाँ पर देखकर नरसिंह देव नीचे आते हैं और उसे उसके पैसे दे देते हैं। नरसिंह देव जैसे ही नीचे आते हैं, भाग्यश्री उन्हें प्रणाम करती है। नरसिंह देव को भाग्यश्री पहली नजर में बहुत अच्छी लगती है। वो कमलेश को चाय नाश्ते के लिए पूछते हैं, लेकिन कमलेश उन्हें बोलता है कि उन्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। कमलेश के बहुत मना करने पर भी नरसिंह देव नहीं मानते और उसे चाय पीने के लिए मजबूर कर देते हैं। दोनों लोग बातों में मशरूफ हो जाते हैं और वहीं दूसरी ओर भाग्यश्री बोर होने लगती है, तो वो उनके बगीचे में चली जाती है। वो वहाँ पर देखती है कि एक लड़का एक कौवे को पकड़कर एक छोटे धारदार चाकू से उसका गला काटने वाला है। जैसे ही वो उसको देखती है, वो तुरंत जोर से चिल्लाती है, रुको, ऐसा मत करो। तुम इस पक्षी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? रुक जाओ। तो अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि वो लड़का आखिर कौन था और वो ऐसा क्यों कर रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।